नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आपकी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप प्लीज़ पिछली क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट को क्यों यूज लिया जाता है? पहला ऑप्शन है तापमान को मापने के लिए, ताप को विद्युत में बदलने के लिए, ताप को स्थिर रखने के लिए या ताप को बढ़ाने के लिए। तो चार ऑप्शन में से क्यों यूज किया जाता है थर्मोस्टेट को, क्या प्रयोजन होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? किस चीज का मापन किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा? विद्युत धारा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का या विभव का? व्हीटस्टोन ब्रिज से किस चीज का मापन किया जाता है? तो यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से किस चीज का मापन होता है? प्रतिरोध का मापन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अति लघु समय अंतराल की सही मापन करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज का प्रयोग होगा अति लघु समय अंतराल का मापन करने में? पल्सर का, क्वार्ट्ज घड़ी का, परमाणु घड़ी का या श्वेत वामन का? तो यहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु घड़ी का। बहुत ही कम समय अंतराल को नापने के लिए, मापने के लिए ऑप्शन सी, परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो खाने की जो वस्तुएं होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, इनके परिरक्षण में किस चीज का प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड? तो यहां भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। जो खाद्य सामग्री होती है, खाद्य वस्तुएं होती है, इनके परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/10 mm, 1/0.10 mm, 1/1000 mm या 1/1000 mm? तो चार ऑप्शन आपके सामने। 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? यहां करेक्ट आंसर होगा 1/1000 mm। तो 1/1000 mm बराबर होगा 1 माइक्रोन के। तो 1 माइक्रोन का मान किस चीज के बराबर होगा? 1000 mm के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आता है, 1 पिकोग्राम किस चीज के बराबर होगा? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होगा? 1 पिकोग्राम किस चीज के बराबर होगा? 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, 10⁻2 ग्राम या 10⁻15 ग्राम? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन सी, 10⁻2 ग्राम। 1 पिकोग्राम किस चीज के बराबर होगा? 10⁻2 ग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 100 mm, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर? तो 1 किलोमीटर किस चीज के बराबर होगा? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली बात करें तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 169 लीटर, 149 लीटर या 109 लीटर? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? करेक्ट आंसर होगा एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर इक्वल टू 1 बैरल। नेक्स्ट बात करें तो एक बार बराबर होता है, एक बार जो दाब की इकाई है बार, तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है ये पूछा गया है। 10⁻⁻5 का पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल या 10⁻4 पास्कल? एक बार कितने के बराबर होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻5 पास्कल के बराबर होगा एक बार। अगले प्रश्न की बात करें तो एक खगोलीय इकाई इस औसतन दूरी किस चीज के बराबर होती है? एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होगी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होगी, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी होगी, बृहस्पति और सूर्य की दूरी होगी या प्लूटो और सूर्य की दूरी होगी? तो एक खगोलीय इकाई किस चीज के बराबर होती है? यहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी होगी इसे एक खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। तो एक खगोलीय इकाई किस चीज के बराबर होगी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आता है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm या 0.001 mm, तो किसके बराबर होगा? तो यहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.001 mm। देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा था 1/1000 mm के बराबर होता है, तो 1/1000 इसके बराबर ही होगा। अगले प्रश्न पे चले, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होगा। 1 किलोग्राम राशि किसके बराबर होगी? 1 न्यूटन के बराबर होगी, 10 न्यूटन के बराबर होगी, 9.8 न्यूटन के बराबर होगी या 9 न्यूटन के बराबर होगी? 1 किलोग्राम राशि किसके बराबर होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 किलोग्राम जो राशि होगी वो 9.8 न्यूटन के बराबर होगी। अगले प्रश्न पर चले, एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? एक प्रकाश वर्ष लगभग मान कितने के बराबर होगा ये पूछा है। 10 की घात 8 मीटर, 10 की घात 12 मीटर, 10 की घात 15 मीटर या 10 की घात 18 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष लगभग का मान कितना होगा? एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग कितना होगा? करेक्ट आंसर होगा 10 की घात 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग होता है 10 की घात 15 मीटर। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आता है, सेप्टिक बैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सेप्टिक बैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, अमोनिया होती है, हाइड्रोजन होती है या नाइट्रोजन होती है? तो चार ऑप्शन में से कौन सी गैस होती है? करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन गैस मुख्य रूप से होती है। अगले चले तो अगला क्वेश्चन आता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का, हीटर का, मोटर का या बैटरी का? तो डायनेमो, हीटर, मोटर और बैटरी में से किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बैटरी। बैटरी से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? पारा है, ओजोन है, वायु है या अमोनिया? चारों में से कौन सा यौगिक होगा आपको बताना है, पारा, वायु, ओजोन या अमोनिया? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है आपको बताना है, माणिक्य, नीलम, पन्ना और हीरा? इन चारों में से कौन सा एक तत्व है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा। हीरा जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है, ये एक तत्व की श्रेणी में काउंट होता है। तो हीरा क्या है? तत्व होता है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु क्या होती है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वायु क्या होता है, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। अलग अलग प्रकार की गैसें इसमें होती हैं, तो अनेक गैसों का मिश्रण होता है वायु। अगले प्रश्न पर चले, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? कौन सा रासायनिक यौगिक है? वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है? तो देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? एक यौगिक होता है। अगले क्वेश्चन चले, निम्नलिखित में से मिश्रण है। अब मिश्रण बताना है कौन सा यहाँ मिश्रण होगा। दूध होगा, इस्पात होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा? इन सब में से मिश्रण कौन सा है? तो बात करें यहाँ मिश्रण की, तो मिश्रण कौन सा होगा? तो मिश्रण होगा इस्पात। मिश्रण क्या होगा? इस्पात। ध्यान रखिएगा, दूध क्या होता है? एक कोलाइड विलयन होता है। दूध क्या होता है? कोलाइड विलयन होता है। मिश्रण क्या है? यहाँ इस्पात है। अगली बात करें, शुद्ध तत्व कौन सा होता है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच है, सीमेंट है, सोडियम है या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध तत्व कौन सा होगा? तो देखिए जितने भी तत्व हम आवर्त सारणी के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सभी शुद्ध तत्व होते हैं, तो सोडियम उनमें से एक है, तो सोडियम यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किस काम में ली जाती है,
क्यों उपयोग की जाती है? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, आमाप से या चक्रण से? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चक्रण से। तो अणु तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? उसके चक्रण से है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है जो धातु तत्वों के लिए है? 28, 287, 288, 2882, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तत्वों के लिए कौन सा है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2882। देखिए बात करें इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों की तो कौन सा होगा? देखिए 288 ये कौन सा तत्व हो गया? ये आ गया वर्ग 18 का तत्व। तो वर्ग 18 का तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा है। इसी प्रकार से सी इसमें भी 288 कंप्लीट है। जब अष्टक पूरा होता है तो 18 का हुआ। यहाँ 7 है तो एक पहले पे रुक जाएगा यानी 17 पे रुक जाएगा। लेकिन बात करें 2888 तो ये वर्ग 2 का तत्व होता है। तो वर्ग 2 का तत्व है, ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व कहलाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक ही कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण होगा, विपरीत चक्रण होगा, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण होगा या कोई चक्रण नहीं होगा। तो चक्रण की बात हो रही है, एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा होगा? समान होगा या अलग अलग होगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विपरीत। जब कभी भी एक कक्षा के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका चक्रण आपस में एक दूसरे के विपरीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? किसे विभाजित नहीं कर सकते हैं? नाभिक को, फोटोन को, धनायन को या परमाणु को? किसे विभाजित नहीं कर सकते हैं? नाभिक, फोटोन, धनायन या परमाणु? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फोटोन। फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो फोटोन को विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर के बनाए हुए कौन कौन से हैं? लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना है? कवक और फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइटा, जीवाणु और विषाणु, कवक और शैवाल। तो किस से मिलकर बना हुआ है लाइकेन? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो लाइकेन होता है ये कवक और शैवाल इन दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर के बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। लाइकेन है ये कवक और शैवाल इन दोनों से मिलकर के बनता है। आगे बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 तथा परमाणु भार कितना है? 12। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे? आपको बताना है प्रोटॉन कितने होंगे। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न आता है, परमाणुविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A को एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। परमाणु की संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि Z। देखिए ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या के बराबर ही होती है। तो जितने परमाणु संख्या होती है तो उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी, तो Z के बराबर हो जाएगा। बात करें यूरेनियम है 92-235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो जैसा जैसा अभी हमने बताया था, देखिए कोई भी तत्व होता है उसका दर्शाने का तरीका ये होता है, यहाँ लिखा जाता है परमाणु संख्या और यहाँ लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व को पूर्ण प्रतीक इसी प्रकार से माना जाता है। X का मतलब क्या है? यहाँ कोई तत्व होगा जिसका प्रतीक होगा। यहाँ Z होगा, Z का मतलब क्या होगा? उसकी परमाणु संख्या होगी। और यहाँ क्या होगी? A का मतलब है द्रव्यमान संख्या होगी। तो यहाँ बात कर सकते हो आप, देखिए ये जो 92 है ये तो होगी परमाणु संख्या और ये जो 235 है ये होगी द्रव्यमान संख्या। तो Z का मान हो गया 92 और A का मान हो गया 235। अब बात हो रही है प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु संख्या के बराबर होगी। तो यानी परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 92 होगी। तो प्रोटॉन की संख्या इसी के बराबर होगी। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 92। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी कितनी होगी आपको बताना है। देखिए इस प्रतीक को किस तरीके दर्शाया जाएगा? सोडियम है, यहाँ लिखा जाएगा 11 और यहाँ लिखा जाएगा 23। ये तो है संख्या और ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो कितनी होती है? जितनी उसकी परमाणु संख्या होती है। डेट मीन्स प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी परमाणु संख्या 11 के। तो अंतिम वाला तो 11 वाला ऑप्शन आएगा। बात करें न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर परमाणु उदासीन होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है।
तो प्रोटॉन बराबर किसके होगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 11 आएगा। तो ये ऑप्शन डी हमें यहाँ से जवाब मिल जाता है। और बात करें न्यूट्रॉन, तो जब कभी भी न्यूट्रॉन निकालने हो तो इस द्रव्यमान संख्या में से यानी ए में से इस जेड को घटा दो, तो वो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान दे रखा हो, उसमें से परमाणु संख्या को घटा दो, यानी 23 में से अगर आप 11 को घटाओगे तो कितना बचता है, 12, तो 12 आ गई न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया 11, 12, 11। आगे बात करें, यूरेनियम 238 है, 92 परमाणु क्रमांक है, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए 238 में से 92 घटाना होगा, तो 238 में से जब आप 92 घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ बचता है हमारे पास में 6 और यहाँ बचता है हमारे पास में 4, तो 146। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 146। अगले प्रश्न चलें, किसी तत्व के एक परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो वो कौन सा कण होगा, तो वो न्यूट्रॉन वाला कण कौन सा होगा। किसी तत्व का परमाणु में 10 तो इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो वह कौन सा कण होगा, न्यूट्रॉन वाला कण कौन सा होगा, आपको बताना है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 22। क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का ऐड हो जाएगा आपस में 10 + 12 और जो कितना आएगा 22 के बराबर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, किसी भी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, किसी भी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर होता है इसका ऑप्शन डी 10 की घात -15। 10 की घात -15 मीटर होती है परमाणु की त्रिज्या। और अगर आपसे नाभिक की त्रिज्या पूछी जाए तो 10 की घात -10 मीटर होती है। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, 10 की घात -10 मीटर, और जबकि परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, 10 की घात -15 मीटर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होगा। 20 न्यूट्रॉन होने चाहिए और 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो डेट मीन्स 18 तो फिक्स हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 18 में आप 20 जोड़ दोगे तो ये द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया आर्गन। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है, परमाणु संख्या कितनी है, 35, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या बतानी है। अब देखिए, ये हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रॉन, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। डेट मीन्स उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। अब उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, देखिए 8 है, 18 है, 7 है और यहाँ 2 है। तो देखिए 8 वाला तो वर्ग 18 में आ गया, 18 वाला भी अष्टक पूरा है, 7 वाला 17वें वर्ग में आ गया। अब ये बचा 2, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी तरीके का। आगे बात करें, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 2 + 2 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगले प्रश्न चले, मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये किस चीज के बारे में बताती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, उपकोष की आकृति, कक्षाओं की भिन्न अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर चक्रण। मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज को बताती है, तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा कक्षाओं के बारे में विन्यास को बताती है। तो कक्षाओं के विभिन्न अभिविन्यास को दर्शाने के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का प्रयोग होता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने क्या देखा। देखिए रदरफोर्ड प्रयोग में क्या था, इन्होंने सोने की पन्नी ली, एक पतली पन्नी ली और इस पर क्या किया, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण जाकर के जब इससे टकराए तो कौन सी घटना घटित हुई, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन 1, यानी क्या हुआ थे, ज्यादातर कण, अधिकांश कण जो थे वो धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। क्या हुआ था, सीधे कण गुजर गए, इसमें से पार गुजर गए थे। लेकिन जैसे ही जो बीच में से जो कण जा रहा था, क्योंकि परमाणु होता है, परमाणु का जो धनावेश भाग होता है वो बीच में होता है, तो बीच में से यहाँ प्रतिकर्षित हो रहे थे, तो अधिकांश कण तो सीधे के सीधे निकल गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा अधिकांश अल्फा कण, ज्यादातर अल्फा कण हो गए थे जो धातु की पन्नी से बिना विक्षेपण के पार गुजर गए थे, सीधे के सीधे निकल गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा या परमाणु भार के द्वारा। तत्वों की प्रकृति पता करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ध्यान रखिए, जब भी तत्वों की प्रकृति की बात आए, गुणों की बात आए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करें, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या की सहायता नहीं करती है? किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या, विद्यमान प्रोटॉन की संख्या, नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या या तत्व के कर्षण शक्ति। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? किसी तत्व में परमाणु संख्या किस चीज में सहायता नहीं करती? परमाणु संख्या की बात हो रही है, किस चीज में सहायता नहीं करती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 यानी विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि हमने बात करती है जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो ऑप्शन बी तो सही है। और जो उदासीन परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परमाणु के संख्या के बराबर होगी, तो ऑप्शन सी भी सही है। और तत्व की कर्षण प्रकर्ष शक्ति की बात करें तो वो परमाणु इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही होगी, तो ये तीनों चीजें ये सही है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या है वो परमाणु संख्या निर्धारित नहीं करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है ये क्या चीज उत्सर्जित करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ किस चीज का उत्सर्जन करता है? अल्फा कण का, बीटा कण का, गामा कण का, या इनमें से सभी? रेडियोधर्मी पदार्थ होता है ये किस चीज का उत्सर्जन करता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वो अल्फा, बीटा और गामा सभी प्रकार के कणों का उत्सर्जन करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होता है? किस में ऋणात्मक आवेश होता है? नेगेटिव आवेश किस में होगा? अल्फा कण में, बीटा कण में, गामा कण में या एक्स किरण में? चारों प्रकार के किरण है, इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणावेश किस में होगा? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा कण। जो बीटा किरण होती है, बीटा कण होता है, ये कैसे आवेशित होती है? ये ऋणावेशित होती है, तो नेगेटिव होती है बीटा कण। बात करें गामा किरण की, तो गामा किरण क्या होती है? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण होते हैं, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले धन अनावेशित उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ के उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण होते हैं, या रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण होते हैं। तो गामा किरणें क्या होती है आपको बताना है, गामा किरण कौन सी होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण होती है गामा किरणें। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटेनियम या जिरकोनियम? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं होगा इनमें से? तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी जिरकोनियम। जिरकोनियम है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो नाभिकीय आपूर्ति समूह NSG में कितने देश हैं? नाभिकीय आपूर्ति समूह NSG जो है इस समूह में कितने देश है? 50 देश है, 45 देश है, 35 देश है या 40 देश है? तो कुल देशों की संख्या कितनी है इसमें? NSG में कुल देशों की संख्या है 45, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न आता है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर, संलयन पर, तापीय दहन पर या उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव होता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ परमाणु शक्ति संयंत्र होता है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उत्सर्जित अल्फा किरण होगी, तो अल्फा किरण कैसी होगी? हाइड्रोजन नाभिक की होगी, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होगी, या हीलियम नाभिक होगी, या न्यूट्रॉन होगा? किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उत्सर्जित अल्फा किरण कैसी होगी? तो यहाँ करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी हीलियम नाभिक के बराबर। रेडियो सक्रिय तत्व में जो उत्सर्जित अल्फा किरण होती है ये अल्फा किरण हीलियम नाभिक के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी है। विखंडन की प्रक्रिया किस में उत्तरदायी होती है? सूर्य से मुक्त ऊर्जा करने के लिए, हाइड्रोजन बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, परमाणु बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, या रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त करने के लिए? विखंडन की प्रक्रिया किस चीज के लिए उत्तरदायी होती है? तो सही जवाब है यहाँ ऑप्शन सी यानी परमाणु बम। देखिए विखंडन जो होती है नाभिकीय विखंडन ये अधिकतर विनाशकारी होती है, तो परमाणु बम की ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया ही उत्तरदायी होती है। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आता है आपके सामने, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति के द्वारा क्या चीज होती है? जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, ये जोखिम भरे क्यों होते हैं? जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, जीवाणु और विषाणु प्रचुरता में उत्पन्न हो जाते हैं, जीवों की केवल कायिक क्षति होती है, जीवों की कायिक और आनुवंशिक क्षति दोनों होती है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवों की कायिक तथा आनुवंशिक दोनों प्रकार की क्षति यहाँ होती है। तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो होते हैं ये जोखिम भरे होते हैं क्योंकि जीवों की कायिक और आनुवंशिक क्षति दोनों हो जाती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।